Hello and welcome to our YouTube channel. This is CA Sakshi, and in this video we are going to discuss कि जो लोग CA बन चुके हैं May 24 अटेम्प्ट में, यानी कि फ्रेशर CA जो हैं, उनके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। क्योंकि अभी जो है कुछ लोग ऑलरेडी प्लेस हो चुके होंगे, सम ऑफ द CAs जो अभी बने हैं, बट अभी एक मेजोरिटी चंक है जो प्लेसमेंट ढूंढ रहा है। ठीक है, उसमें से कुछ लोगों ने जो कैंपस प्लेसमेंट है उसके लिए भी अप्लाई किया हुआ होगा, एंड दैट प्रोसेस इज ऑल्सो ऑन गोइंग। ठीक है, पर अभी प्लेसमेंट तो जैसे होगा हो जाएगा। ठीक है, दैट इज़ अ सेपरेट, ऑल टुगेदर सेपरेट डिस्कशन। बट एक्चुअल में हमें कहाँ जाना है, हमें क्या करना है, व्हाट टू डू आफ्टर CA, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो सबके दिमाग में आता है कि यार मैं अब करूँ क्या, एक्चुअल में क्या करूँ, कि मैं जॉब में जाऊँ या मैं प्रैक्टिस में जाऊँ, या मेरा फैमिली बिजनेस है मैं उसको कंटिन्यू कर लूँ, या मेरे पास एक ब्रिलियंट स्टार्टअप आइडिया है मैं उस पर काम कर लूँ, या मैं फर्दर स्टडीज़ करने लग जाऊँ, मैं UPSC करना चाहता हूँ मैं वो कर लूँ, या आई वांट टू परस्यू CFA मैं पहले वो कर लूँ, या मुझे MBA करना है मैं वो कर लूँ। तो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस जो आप आफ्टर CA आपके सामने आएंगे कि what do you want to do for the rest of your life. एंड व्हेन आई से रेस्ट ऑफ योर लाइफ आई डोंट मीन इट लिटरली, मतलब लेकिन आप जो करियर अभी चूज करोगे दैट विल मेजरली प्ले पार्ट इन योर वे फॉरवर्ड करियर वाइज, कि आप आगे चल के क्या कर रहे हो। फॉर इंस्टेंस अगर आप जॉब लेते हो एंड टुडे यू स्टार्ट वर्किंग इन टैक्सेशन, तो देयर आर मोर there is a lot of probability that you will continue working in taxation, और आप टैक्सेशन में ही किसी टैक्सेशन डिपार्टमेंट के ही किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक दिन हेड बन जाओगे। ठीक है, तो ये जो आपकी फर्स्ट जॉब है, आई एम टॉकिंग मोर अबाउट जॉब वाले लोग, बिकॉज दैट इज द डिस्कशन वी विल बी हैविंग गोइंग फॉरवर्ड इस वीडियो में, कि जॉब में क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं। तो जो जॉब वाले लोग हैं उनके लिए जो पहली जॉब होगी वो ज़रूरी नहीं है कि वो सेम आखिरी जॉब हो, मतलब यू कंटिन्यू विद दिस जर्नी ओनली, बट मोस्ट प्रोबेबल यही है कि आप जो जिस डोमेन में पहली जॉब में जाते हो आप उसमें ही कंटिन्यू करते हो लॉन्ग टाइम के लिए, फॉर ग्रोथ पर्पज ऑफ कोर्स। ठीक है, लेकिन इससे पहले यहाँ पे डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा प्रैक्टिस वाले लोगों की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये एक कंपैरेटिवली स्मॉलर डिस्कशन है। प्रैक्टिस में कौन लोगों को जाना चाहिए? प्रैक्टिस में जाना चाहिए दो तरह के लोगों को आई थिंक। एक तो जिनके पास ऑलरेडी फैमिली बैकअप बहुत स्ट्रॉन्ग है, या तो देखो मॉनेटरी टर्म्स में, ठीक है, या फिर उनकी खुद की पेरेंट्स की CA फॉर्म है एक स्टेब्लिश्ड भी ना हो, मतलब दे हैव स्टेब्लिश्ड ही होगी ऑफ कोर्स, बट दे हैव अ CA फॉर्म ऑलरेडी, या फिर मॉनेटरी बैकअप बहुत स्ट्रॉन्ग है कि आप 2-3 साल लगा के यू आर स्पेंडिंग सम टाइम, एंड आपके घर में कोई और इशू नहीं है, योर फैमिली इज रेडी टू सपोर्ट यू। तो अगर आपके पास बैकअप है देन यू कैन गो टू प्रैक्टिस। सेम इज़ फॉर बिजनेस, अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हो और आपके पास बैकअप है देन यू शुड गो फॉर इट। बट अगर आपके पास बैकअप नहीं है लेकिन आपने आर्टिकलशिप कर रखी है, या फिर आपने CA बनने से पहले कुछ काम कर रखा है, एंड यू हैव गुड क्लाइंट रिलेशनशिप्स, ठीक है, जो वहाँ के क्लाइंट्स हैं आपके साथ, आपका उनके साथ अच्छा क्लाइंट रिलेशनशिप है, एंड दे वुड वांट टू मूव विद यू, है ना, कि अगर आप CA बन चुके हो कि यार अब तुम CA बन गए हो, हमारा काम तुम ही कर दो, तो तुम्हारे पास ऑलरेडी ऐसा कुछ क्लाइंट बेस है, तो यू कैन गो फॉर प्रैक्टिस। बट अगर आपके पास इसमें से कुछ नहीं है ना, देन तो भाई यू गो फॉर जॉब। अगर आपको पैसा कमाना है, पैसा नहीं कमाना, फर्दर स्टडी करनी है, देन यू हैव ऑल दी ऑप्शंस। आप UPSC कर लो, आप CFA कर लो, आप MBA कर लो, आप कुछ CIA कर लो। अब इनमें से ये जो 3 कोर्सेज का मैंने नाम लिया है दैट यू कैन डू विद योर जॉब ऑल्सो, इसके ऊपर भी बात करेंगे। CPA,
these courses you can be done along with job also. इसके ऊपर भी एक थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं आगे, बट लेट्स गेट इनटू द जॉब वाला सेक्शन पहले. अब सबसे पहले जब हम जॉब की बात करते हैं तो हम सोचते हैं यार इतनी सारी जॉब्स अवेलेबल है, इतने सारे डोमेन्स अवेलेबल है, मेरे लिए कौन सा सूटेबल है. तो आपके लिए कौन सा जॉब रोल सूटेबल है वो डिपेंड करता है आपके पास्ट एक्सपीरियंस पे. पास्ट एक्सपीरियंस एज एन आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस पे, कि आपकी आर्टिकलशिप कहाँ से रही है. ठीक है. उसके अलावा आपका स्किल सेट क्या है, कि आप किस चीज़ में अच्छा काम कर सकते हो, आपका स्किल सेट क्या है, आपने कुछ अलग से एडिशनल स्किल सीखी हैं क्या. जैसे कुछ लोग फाइनेंशियल मॉडलिंग का आजकल कोर्स करते हैं, वैल्यूएशंस का कोर्स करते हैं. ठीक है. एंड देन यू हैव दी थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर, इंटरेस्ट. आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है. ठीक है. अगर आपका इंटरेस्ट है इन अ फील्ड अदर देन योर आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस, तो यू विल फाइंड वेज टू लैंड इन टू योर इंटरेस्ट फील्ड. ठीक है. आप कर लोगे, आप ढूंढ लोगे तरीके कि कैसे मैं अपने इंटरेस्ट के फील्ड में जाऊँ. जैसे मैं अगर अपना बताऊँ आपको, तो आई डोंट हैव एनी रैंक. मेरे पास कोई रैंक नहीं है. आई एम नॉट अ फर्स्ट अटेम्प्ट, नहीं है. ठीक है. आई डोंट हैव एनी थिंग. माई आर्टिकलशिप वॉज फ्रॉम अ स्मॉल टू मीडियम फॉर्म, आई वुड से. ठीक है. पर हाँ, मेरे पास एक चीज़ थी, दैट आई डिड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, लेकिन वो भी मेरी इंटरनल ऑडिट में थी. ठीक है. इट वॉज एन इंटरनल ऑडिट, बट टुडे आई एम वर्किंग इन FDD. अब वो कैसे हुआ, क्या हुआ, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर टू टेल. बट यू नो, आई वॉज इंटरेस्टेड इन फाइनेंस. माई ड्रीम वॉज कि भाई मैं एक बार CA बन जाऊँ, आई वॉन्ट टू गो इन टू फाइनेंस रोल, एंड आई डिड दैट. आई मेड इट हैपन बिकॉज मेरा इंटरेस्ट था. तो ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर आपका इंटरेस्ट है तो यू कैन टर्न द टेबल्स अराउंड. फिर मैटर नहीं करेगा कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, क्योंकि आप अपना वो पुट इन करने के लिए रेडी हो. आपके आर्टिकलशिप, आपके बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो नल एंड वॉइड हो जाएंगे इफ़ यू हैव द इंटरेस्ट एंड इफ़ यू आर विलिंग टू मीट द डिमांड्स ऑफ द मार्केट. तो आप कर लोगे, इट कैन बी डन. तो अभी हम इस मोटिवेशनल लेक्चर से थोड़ा आगे बढ़ते हैं अपने, और एक्चुअल में प्रैक्टिकल बात पे आते हैं कि जॉब में क्या क्या डोमेन्स अवेलेबल हैं, तो क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, पहले वो बात करते हैं. देखो, जॉब्स में अगर आप जॉब मार्केट देखो, जॉब मार्केट को मैं सीधे सीधे दो तरीके से डिवाइड करती हूँ. लेट्स डू दिस. एक तो है आपका डोमेस्टिक मार्केट, और एक आपका है ऑफशोर. व्हेन आई से डोमेस्टिक मार्केट, आई मीन जैसे कोई भी इंडियन कंपनी ले लो, है ना. ऑफशोर मतलब कोई भी बाहर की कंपनी लो, अब्रॉड कंपनी ले लो, फॉरेन की कोई कंपनी ले लो. अगर आप किसी इंडियन कंपनी के लिए काम कर रहे हो, देन यू आर वर्किंग इन द डोमेस्टिक मार्केट. अगर आप किसी फॉरेन की कंट्री के लिए कंपनी के लिए काम कर रहे हो, देन यू आर वर्किंग इन द ऑफशोर मार्केट. ठीक है. लेकिन इसका एक फर्दर और डिवीजन होता है, दैट इज इन इंडस्ट्री एंड कंसल्टिंग. अब इंडस्ट्री और कंसल्टिंग क्या है. इंडस्ट्री का मतलब है आपने एक कंपनी ज्वाइन कर ली, यू आर वर्किंग फॉर दैट पर्टिकुलर कंपनी. कंसल्टिंग में यानी कि बिग फोर्स वगैरह जो हैं, आपके जो फर्म्स होती हैं कंसल्टिंग फर्म्स, बिग फोर हो गया जो सबको पता होता है. उसके अलावा मजार्स, GT, BDO, कुछ बड़े नाम, और छोटी फर्म्स हैं काफ़ी और भी. देर आर मल्टीपल स्मॉलर टू मीडियम फर्म्स, बुटीक फर्म्स हैं काफ़ी सारी, है ना. तो उस तरीके की फर्म्स आपने ज्वाइन कर ली. ठीक है. और आप जाते हो कंसल्टिंग में. तो यहाँ पे क्या होगा, आपको मल्टीपल क्लाइंट्स पे काम करने को मिलेगा. मल्टीपल क्लाइंट्स होंगे तो एक्सपीरियंस बढ़िया मिलेगा. यहाँ पे एक ही क्लाइंट होगा, द कंपनी, और एक्सपीरियंस लिमिटेड होगा. ये एक तरह से आई एम ड्राइंग अ कंपैरिजन. यहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी इज हायर, हायर साइड है. ठीक है. स्टार्टिंग सैलरी इज अराउंड आई वुड से 8 to 10 LPA. ठीक है. अगर आप एक एवरेज मीडियोकर फॉर्म से काम करके आए हो, ठीक है, आपका कोई रैंक नहीं है, आपके अटेम्प्ट्स लगे हुए हैं, तो 8 to 10 इज द एवरेज CTC दैट यू कैन ड्रॉ. ठीक है. उसके अलावा यहाँ पे सैलरी हायर साइड पे होती है, वो हमने बात कर ली. उसके अलावा यहाँ पे आपका जो एक्सपोजर है वो थोड़ा सा लिमिट हो जाता है, या जो फ्यूचर में ऑप्शंस हैं वो थोड़े से लिमिट हो जाते हैं. जैसे मैं बात करूँ तो अगर मान लो कोई बैंक ज्वाइन कर लिया आपने आज की डेट में,
तो आप बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र ले सकते हो ईज़िली। बट अगर आपको बैंक से कहीं और जाना है तो वहाँ पे थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होगा, ठीक है? बस इतना है। और यहाँ पे भाई अगर आप किसी भी कंसल्टिंग में काम कर रहे हो, अगर आपको कहीं भी ट्रांसफ़र लेना है, आपको इंडस्ट्री में ट्रांसफ़र लेना है, आपको बहुत ज़्यादा इज़्ज़त से लिया जाएगा। दे विल ऑनर योर प्रेजेंस कि भाई इंडस्ट्री ये बिग फोर का या ये कंसल्टिंग का बंदा है एंड ही इज़ जॉइनिंग अस, शी इज़ जॉइनिंग अस, यू विल बी रिस्पेक्टेड, योर एक्सपीरियंस विल बी रिस्पेक्टेड। और यहाँ पे आपको कम टाइम में ज़्यादा एक्सपीरियंस मिल जाता है क्योंकि एक टाइम पे आप मल्टीपल क्लाइंट्स पे काम कर रहे होंगे, ठीक है? उसके अलावा आप किसी और कंसल्टिंग में स्विच कर सकते हो, लेकिन यस द डोमेन इज़ गोइंग टू रिमेन द सेम। हाँ, डोमेन चेंज नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है? और एक चीज़ है कि यहाँ पे आपका वर्क लाइफ बैलेंस कंपैरेटिवली बेटर होगा। यहाँ पे कोई वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होगा। I know it's extreme statement, but yeah, in most cases there is a lack of work life balance. ज़्यादातर आपको होगा कि आप वीकेंड्स पे भी काम कर रहे होंगे, आप एक टाइम पे मल्टीपल क्लाइंट्स पे काम कर रहे होंगे, तो दीज थिंग्स आर कॉमन इन कंसल्टिंग। तो जो लोग आर्टिकलशिप कर चुके हैं किसी अच्छी फर्म से, दे ऑलरेडी हैव एन आइडिया कि हाउ थिंग्स वर्क अराउंड, ठीक है? तो जी ये हमारा थोड़ा सा इसके बारे में बात हो गई। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट डोमेस्टिक और ऑफशोर, तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया डोमेस्टिक मतलब जो भी इंडियन कंपनी है, कोई भी इंडियन फर्म है, उसके लिए जब आप काम करते हो। कोई भी ऑफशोर मतलब आप किसी यूएस क्लाइंट के लिए काम करते हो। जैसे आपको एक सिंपल से एग्जांपल देते हैं, केपीएमजी है, केपीएमजी में एक केपीएमजी इंडिया है और एक केजीएस है, केपीएमजी ग्लोबल सर्विसेज, ठीक है? तो जो इंडिया वाले हैं वो इंडियन क्लाइंट्स के साथ डील करते हैं। जो ये केजीएस वाले हैं, यहाँ पे इनके पास मल्टीपल वेरियस कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग इनके पास वेरियस कंट्रीज़ का काम आता है। कोई यूके क्लाइंट्स के लिए काम करता है, कोई यूएस क्लाइंट्स के लिए काम करता है, कोई एपेक क्लाइंट्स के लिए यानी कि एशिया पैसिफिक रीजन के लिए काम करता है। इस तरीके से डिविजन्स हो रखे हैं, ठीक है? तो वो आपके इंटरेस्ट एरिया पे डिपेंड करता है कि आपको इंडियन मार्केट में रहना है या आपको यूएस मार्केट में रहना है, आपको किस मार्केट में अपनी प्रेजेंस बनानी है, दैट डिपेंड्स ऑन यू। और अगर देखो आपको फ्यूचर में अगर प्रैक्टिस में जाना है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप इंडिया ही प्रैक्टिस में रहो। इंडिया प्रैक्टिस इज़ बेटर क्योंकि आपको बेसिकली इंडियन क्लाइंट्स ही चाहिए होंगे। अगर आप मान लो कल के दिन स्टार्ट ऑडिट में अगर आप मान लो स्टार्ट ऑडिट में जॉब कर रहे हो, है ना? और आप कल के दिन अपनी प्रैक्टिस खोलना चाहते हो, तो आपको इंडियन क्लाइंट्स ही चाहिए होंगे ना। आप स्टार्ट ऑडिट किसका करोगे? इंडियन क्लाइंट्स का करोगे ना, इंडियन कंपनीज का करोगे। तो आपके पास अगर उसका एक्सपीरियंस है तो वो अच्छा है। और दूसरा क्या होता है, जब आप ग्लोबल में जाते हो तो आपको थोड़ा सा बैक एंड का काम मिलता है क्योंकि आप वहाँ की जो फर्म्स होती हैं उनके साथ कोलैबोरेट करके काम कर रहे होते हो। जैसे यूएस में जो सीपीए फर्म्स है, आप उनके साथ कोलैबोरेट करके काम कर रहे हो। और बहुत कम जगह होता है कि एंड टू एंड इंटीग्रेशन होता है काम का। एंड टू एंड इंटीग्रेशन का मतलब है कि आपके पास पूरा कंप्लीट काम आ रहा है। ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि जैसे वाउचिंग वेरिफिकेशन इंडिया भेज दो, है ना? इस तरीके से ये जो ग्लोबल फर्म्स हैं ये काम करती हैं। तो आप अपने इंटरेस्ट को इवैल्यूएट करो। और हाँ, ग्लोबल में वर्क लाइफ बैलेंस कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है क्योंकि इफ़ यू टॉक अबाउट ग्लोबल, तो वहाँ पे शायद हाइब्रिड आपको मिलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है क्योंकि आप यूएस क्लाइंट्स के लिए काम कर रहे हो। नॉट इन ऑल केसेस बट या इन मोस्ट केसेस आई हैव सीन कि यूएस यूके क्लाइंट्स के साथ आप काम कर रहे हो तो उनकी टाइमिंग मीट करने के लिए आपको ऑड टाइम्स पे काम करना पड़ता है। तो वो लोग प्रेफर करते हैं कि आप घर से ही काम करो क्योंकि ऑड टाइम्स पे ऑफिस में रहना हर वक्त फिजिबल पॉसिबल नहीं है। तो वहाँ पे आपको हाइब्रिड मिल जाता है, ठीक है? तो ये तो हमने जॉब्स की बात करी, डोमेस्टिक ऑफशोर दोनों की बात करी, इंडस्ट्री और कंसल्टिंग की बात करी। अगर आप प्रैक्टिस में जाना चाहते हो, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, प्रैक्टिस में जाने के लिए भाई फैमिली बैकअप अच्छा है, आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस अच्छा है, कनेक्शंस अच्छे हैं, ठीक है? फैमिली बिजनेस करना चाहते चाहते हो, ठीक है? फर्दर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हो, इंडस्ट्री या कंसल्टिंग किस में जाना चाहोगे? इंडस्ट्री या कंसल्टिंग के बारे में भी हम बात कर चुके हैं, ठीक है? ऑलराइट। अब क्या वेरियस जॉब डोमेन्स हैं? अगर मैं वेरियस जॉब डोमेन्स की बात करूँ, तो अगर आप स्टार्ट करते हो वेरियस जॉब डोमेन्स में, तो अगर आपको ऑन दी टॉप ऑफ योर हेड आपको क्या समझ आता है कि टैक्सेशन होता है। एक तो टैक्सेशन में भी आप डीटी, आईडीटी ये डिवीजन कर लेते हो, ठीक है? डीटी में आपने रिटर्न फाइलिंग, आईडीटी में आपने रिटर्न फाइलिंग ये सब का रखा होगा, ऑडिट्स का रखे होंगे, है ना? टैक्स ऑडिट्स का रखे होंगे, ठीक है?
उसके अलावा थोड़ा बहुत लिटिगेशन क्लेम्स, लिटिगेशन अपील्स का काम किया होगा किसी ने। फिर अगर आप अकाउंटिंग की बात करो, अकाउंटिंग में आपके IFRS कंप्लायंसेस में कुछ लोग आर्टिकलशिप में काम करते हैं। और आर्टिकलशिप में तो अकाउंटिंग का कुछ ऐसा ज़्यादा काम होता नहीं है, IFRS कंप्लायंसेस और ये सब थोड़ी बहुत जो काम आता है ये होता है। और ऑडिट सबसे मेन, ऑडिट में स्टैट ऑडिट होता है, इंटरनल ऑडिट होता है। स्टैट ऑडिट में क्या होता है भाई, स्टैट ऑडिट करते हो, बैंक ऑडिट्स करते हो, है ना। इंटरनल ऑडिट में प्रोसेस ऑडिट्स करते हो, ये सारी चीज़ें करते हो। अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे हर चीज़ को, बट ऑन दी टॉप ऑफ दी हेड यही चीज़ें होती हैं जिसमें लोग यूजुअली काम करते हैं। ये भी इतना नहीं होता, बट ये दो चीज़ें होती हैं जिसमें हर एक इंसान काम करता है, और एक होता है ROC कंप्लायंसेस जो लोग करते हैं, है ना। तो बेसिकली जो मेजोरिटी चंक है वो ये, और ये तो करता ही करता है अपनी आर्टिकलशिप में, है ना। अब थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं कि वेरियस जॉब डोमेन्स कौन कौन से अवेलेबल हैं आपके CA बनने के बाद, ठीक है। तो सबसे पहले तो भाई टैक्सेशन ही है। टैक्सेशन में DTI कंप्लायंस का काम होगा, अपील्स लिटिगेशन का काम होगा, टैक्स ऑडिट्स होंगे, रिटर्न्स होंगी, एडवाइजरी। ये एक अच्छा प्रोफाइल होता है कि अगर आप टैक्सेशन में आपकी नॉलेज इतनी अच्छी है दैट यू कैन गेट इनटू टैक्स एडवाइजरी डोमेन, तो एडवाइजरी में जा सकते हो। बट यूजुअली एडवाइजरी जो है वो सीनियर फोक्स के लिए होती है। बट यू नो, आप अगर यहाँ पे हो, टैक्सेशन में हो, देन यू शुड एम फॉर दिस। आप एडवाइजरी में जाने की कोशिश करो, टैक्स प्लानिंग, ये सारी चीज़ें होती हैं व्हेन यू नो गेट इनटू टैक्सेशन। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, एक और इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि अगर आप मर्जर्स एंड एक्विजिशंस में टैक्स ड्यू डिलिजेंस का पार्ट बन सकते हो, टैक्स रीस्ट्रक्चरिंग कर सकते हो। दैट M&A में क्या होता है, कई तरह के मर्जर्स एंड एक्विजिशन में कई तरह के डिलिजेंसेस परफॉर्म होते हैं। तो सबसे पहले तो टैक्स डिलिजेंस होता है या टैक्स ड्यू डिलिजेंस होता है। तो टैक्स ड्यू डिलिजेंस में आप जा सकते हो जहाँ पे आपको टैक्स स्ट्रक्चरिंग करनी पड़ती है कंपनी के। जब मर्जर्स एंड एक्विजिशंस होंगे तो उस टाइम पे जो भी टैक्सेशन से रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं उनके ऊपर आपको काम करना पड़ता है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप M&A की बात करो, एक फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस होता है जहाँ पे आपको फाइनेंशियल एस्पेक्ट को कवर करना पड़ता है कि जो टारगेट कंपनी है उसके अगर आप मतलब आई डोंट वांट टू गेट इनटू मच डिटेल्स कि बाई साइड और सेल साइड, इन सब चीज़ों में नहीं जाना चाहते। बट या आप फाइनेंशियल एस्पेक्ट से, फाइनेंस और अकाउंटिंग के एस्पेक्ट से जब चीज़ों को देखते हो मर्जर्स एंड एक्विजिशन में, देन दैट इट बिकम्स फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस व्हिच इज़ अ पार्ट ऑफ फाइनेंस रोल, ठीक है। और क्या होता है, ट्रांसफर प्राइसिंग होती है, कॉर्पोरेट टैक्सेशन, कॉर्पोरेट टैक्सेशन में जा सकते हो, इंटरनेशनल टैक्सेशन में जा सकते हो। अब टैक्सेशन में आप इंडस्ट्री में भी जा सकते हो और कंसल्टिंग में भी जा सकते हो। इंडस्ट्री में अगर आप जाओगे तो किसी भी इंडस्ट्री के जो टैक्स डिपार्टमेंट है उसका, जैसे मान लो क्या होता है यूजुअली कि ये कंपनी है, उसका एक अकाउंट एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा। उस अकाउंट्स फाइनेंस डिपार्टमेंट में मल्टीपल सब डिपार्टमेंट्स होंगे कि ये टैक्स डिपार्टमेंट है, ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, ये इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है, ठीक है। और ये अकाउंट्स पेबल डिपार्टमेंट है, ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डिपार्टमेंट है। इस तरीके से कई तरीके से आपका जो फाइनेंस एंड अकाउंट्स है उसका सब डिवीजन हो रखा होता है। एक इंडस्ट्री के अंदर हम बात कर रहे हैं, कंपनी के अंदर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप उसके टैक्स डिपार्टमेंट में भी जा सकते हो, उस कंपनी के टैक्सेशन डिपार्टमेंट में जा सकते हो आप पर्टिकुलरली, ठीक है। और इंटरनेशनल टैक्स में एक तो देखो, अगर आप ऑफशोर में हो, ऑफशोर कंसल्टिंग में हो, तो आपके इंटरनेशनल क्लाइंट्स होंगे ही, इंटरनेशनल कंपनीज होंगी, इंटरनेशनल इंडिविजुअल क्लाइंट्स होंगे जिनकी आप टैक्स रिटर्न्स फाइल कर रहे होंगे। वन वे इज़ दैट ऑफ गेटिंग इनटू इंटरनेशनल टैक्सेशन। और दूसरा तरीका क्या है कि आप किसी इंटरनेशनल MNC, मतलब इंटरनेशनल कंपनी या MNC बोलते हैं, MNC के टैक्स डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, तो कई बार आपके पास वहाँ के जो करस्पॉन्डिंग काउंटर पार्ट्स हैं, जैसे मान लो इसका हेडक्वार्टर US में है, तो वो आपको अपना जो यहाँ की टैक्स डिपार्टमेंट है, इंडिया की जो टैक्स डिपार्टमेंट है, उसको अपना काम देंगे कि आप लोग हमें ये सारी चीज़ें करके दो, ठीक है। इंटरनली भी वो आउटसोर्सिंग चल रही है, बेसिकली हम ये कहना चाहते हैं कि इंटरनली भी आउटसोर्सिंग चल रही है, तो ये भी कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद अकाउंटिंग में मंथ एंड क्लोजिंग का काम होता है। ये सारे काम होते हैं आपके इंडस्ट्री में, ठीक है। मंथ एंड क्लोजिंग के काम हो गए, ROC कंप्लायंसेस, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स, पेरोल मैनेजमेंट, अकाउंट्स पेबल, ये सारे आपके इंडस्ट्री के काम होते हैं, ठीक है।
कंसल्टिंग में इसमें क्या आ सकता है, इनमें कंसल्टिंग में आ सकता है IFRS, ठीक है, रिपोर्टिंग या एडवाइजरी, इस तरीके के काम आ सकते हैं। फिर स्टैट ऑडिट और एक्सटर्नल ऑडिट। अब स्टैट ऑडिट का तो सबको पता ही है ना। अब इसमें भी सेम चीज़ है, डोमेस्टिक और ऑफशोर। अब अगर मेरा मेरा पर्सनली ये मानना है, इफ़ यू आर गेटिंग इनटू स्टैट ऑडिट तो आप टारगेट करो बिग फोर्स। बिग फोर्स नहीं मिलते, बिग 20 टारगेट करो, ठीक है। एक बड़ा कंसल्टिंग का नाम आपके पास होगा तो आपके पास जो फ्यूचर है वो बहुत सिक्योर है। अगर आप फ्यूचर में प्रैक्टिस करना चाहते हो, आपके पास ऑलरेडी क्लाइंट रिलेशनशिप्स बन चुके होंगे, दैट इज़ योर वे आउट टू प्रैक्टिस। अगर आपको मतलब अभी नहीं कर सकते, आप अभी अफोर्ड नहीं कर सकते प्रैक्टिस करना, बट आपको करनी है और स्टार्ट ऑडिट में करनी है, देन यू कैन डू दिस, कि आप अपना डोमेस्टिक कोई फॉर्म ज्वाइन करो जो कि बिग 4 प्लस में फॉल करती हो, और आप अपना वहाँ से एक अच्छा क्लाइंट बेस बना के निकलो और अपनी खुद की फर्म स्टार्ट कर दो, ठीक है। दिस इज़ योर वे। दूसरा, इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट में क्या होता है, देखो इसको कई जगह पे गवर्नेंस रिस्क एंड कंप्लायंस डिपार्टमेंट भी बोला जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्रोसेस ऑडिट्स होते हैं, आपने सुना होगा P2P, O2C, इस तरीके के ये प्रोसेस ऑडिट्स परफॉर्म होते हैं, ठीक है। इसमें अगर आप इंटरनेशनली बात करो तो सॉक्स कंप्लायंस, जैसे कोई यूएस की कंपनी है, यूएस की कंपनी के ऊपर क्या लगता है, सॉक्स रूल्स लगते हैं, सॉक्स एक्ट अप्लाई होता है, ठीक है। तो उसको अगर यहाँ पे काम करवाना है अपना, ठीक है, इंडिया में उसकी एक इस तरीके से मान लो एक कंपनी है जो यूएस में हेडक्वार्टर्ड है और उसकी एक ब्रांच इंडिया में है। तो वो क्या करते हैं, अपनी इस इंडियन ब्रांच को रिक्वायर करते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ पे एक इंटरनल ऑडिट टीम बनाई जाए। ये भी अगेन ऑफशोर का ही एग्जांपल है। इंटरनल ऑडिट टीम बनाई जाए जो कि इस यूएस लोकेशन के सॉक्स कंट्रोल्स को टेस्ट करेगी, ठीक है। ये होता है सॉक्स कंप्लायंसेस में, ये आपका रोल होता है कि आप यहाँ, ये जो आईए टीम है, इंटरनल ऑडिट टीम है, आप इसका पार्ट होते हो, ठीक है। फिर सेम सॉक्स का देसी ब्रदर है ICFR, ठीक है। ये भी फाइनेंशियल कंट्रोल्स के ऊपर रिपोर्टिंग होती है जो इंडियन लॉज के हिसाब से होती है। इससे एक रिलेटेड फील्ड है फॉरेंसिक ऑडिट, ठीक है। इंटरनल ऑडिट जैसा ही है बट इसमें आप थोड़ा सा और इन्वेस्टिगेटिव हो जाते हो, ठीक है। तो ये फॉरेंसिक ऑडिट भी इसी के जैसा है, जिसके पास इंटरनल ऑडिट का एक्सपीरियंस है उसके लिए कंपैरेटिवली ईजियर होता है टू गेट इनटू फॉरेंसिक ऑडिट्स। आपने शायद ये ज़्यादा ना सुना हो, बट या इट इज़ ऑल्सो अ गुड रोल, आई वुड से। फिर फाइनेंस, माय पर्सनल फेवरेट। सबको आजकल वैसे काफ़ी लोगों को है कि फाइनेंस में जाना है, एंड विच इज़ अ गुड थिंग, बट यू नीड सर्टेन सेट ऑफ स्किल टू गेट इनटू फाइनेंस। आपको वो बिल्ड करनी पड़ती है, एंड यू नो टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप सही टाइम पे सही जगह अप्लाई कर रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें एक FP&A तो सबने ही सुना होगा। इसमें क्या क्या होता है, फाइनेंशियल एनालिसिस, बजटिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग, ये सारे रोल्स होते हैं, ठीक है। M&A में फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस। उसके अलावा M&A में और भी क्या रोल्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हो आप, है ना। वैल्यूएशन टीम में जा सकते हो, किसी भी डिपार्टमेंट, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, किसी भी कंसल्टिंग फर्म की वैल्यूएशंस में जा सकते हो। अब ये सारी चीज़ें जो हैं, अगेन ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी ऑन शोर ऑफ शोर हर तरीके से काम कर रही हैं। तो ये जहाँ जितना भी मैंने आपसे अभी डिस्कस किया है, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल बोथ इन ऑन शोर एंड बोथ इन ऑफ शोर, एंड मेजोरिटी ऑफ इट, स्पेशली टैक्सेशन, अकाउंटिंग, इंटरनल ऑडिट, ये आपका सारा कुछ, और FP&A, ये आपका सारा कुछ इंडस्ट्री में भी अवेलेबल है एज इट इज़ अवेलेबल इन कंसल्टिंग, ठीक है। ये सारे काम इंडस्ट्री में भी होते हैं। तो आपको अब अपना यहाँ पे क्या करना है कि मैं कौन से जॉब रोल में जाऊँ। मैंने आपको एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे दिया, थोड़ा सा काम बता दिया कि किस में क्या काम होता है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आप पहले अपना पास्ट एक्सपीरियंस देखो। अच्छा चलो ये बाद में डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे क्या करना है, लेकिन मैंने यहाँ पे एक चीज़ मिस करी है, मैनेजमेंट कंसल्टिंग। अब देखो, मैनेजमेंट कंसल्टिंग मैंने यहाँ पे डिलिबरेटली मिस करी है, क्योंकि एक तो सबसे पहली चीज़ भाई, अगर आपको एक अच्छी मैनेजमेंट कंसल्टिंग में जाना है तो दैट इज़ B3, और इसमें जाने के लिए आपको या तो चाहिए रैंक, ठीक है, या फिर और साथ में फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है। नहीं तो ये लेते हैं टॉप टीयर MBA कॉलेजेस में से लोग, ठीक है। CAs को ये कम प्रेफर करते हैं, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे जाना चाहते हो, ऐसा नहीं आप नहीं जा सकते हो, देयर आर वेज हर चीज़ करने का, कुछ ना कुछ, देयर इज़ अ वे टू डू इट। वो आपको फिगर आउट करना पड़ेगा आप कैसे कर रहे हो, बट आई विल नॉट डिस्कस दिस इन डिटेल, क्योंकि जो मेजोरिटी लोग हैं दे विल नॉट फॉल इन टू दिस कैटेगरी,
देर आर अ फ्यू, और जो इसमें फॉल कर रहे हैं वो ऑलरेडी जा चुके होंगे वहाँ पे, दे ऑलरेडी हैव देयर वेज टू गो देयर। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इफ़ यू वांट टू गेट इनटू मैनेजमेंट कंसल्टिंग, यू कैन डू इट। ऐसा नहीं है नहीं हो सकता, इट इज़ नॉट पॉसिबल, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, यू विल हैव टू ट्राई मोर बस, है ना, एफर्ट ज़्यादा लगेगा। तो अब चलते हैं आगे कि डोमेन चूज कैसे करनी है। तो ये चार इंपॉर्टेंट फैक्टर्स मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन करे हैं। सबसे पहले तो आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस। देखो, अगर आपका आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस स्टार्ट ऑडिट में है, और अगर आप कहीं भी बिग 4 प्लस से बिलोंग करते हो, आई वुड से बिग 20 से बिलोंग करते हो, तो आपके लिए इंडस्ट्री और कंसल्टिंग अब काफ़ी हद तक खुली हुई है। अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट सेकेंड अटेम्प्ट में सीए कर रखा है तो काफ़ी हद तक यू हैव ऑप्शंस अवेलेबल, है ना। लेकिन अगर ऐसा नहीं है और आपकी आर्टिकलशिप मान लो स्टैट ऑडिट से है और अच्छी आर्टिकलशिप है, आपके पास अच्छी नॉलेज है ना, तो भी आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस, काफ़ी सारे इनमें से डोमेन ऑफ नॉट टैक्सेशन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, ये स्टार्ट ऑडिट, अकाउंटिंग, फाइनेंस काफ़ी हद तक खुला हुआ है, यू हैव दिस ऑप्शन ओपन। तो पहले तो अपना आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस देखो। जैसे मैं एक एकदम ऐसे ना बिलो एवरेज केस की बात करती हूँ कि एक आर्टिकलशिप करी किसी ने बहुत ही स्मॉल फर्म से, ठीक है, उसके पास ज़्यादा काम नहीं था, उसने टैक्स कंप्लायंस का काम किया, मतलब रिटर्न फाइलिंग और ये सब, थोड़े बहुत ऑडिट करे, स्मॉल ऑडिट्स, और थोड़ा बहुत आरओसी का काम किया। ये उसका स्किल सेट है। इसके अलावा ना उसके पास इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है और ना उसके पास कुछ और है, ये उसका स्किल सेट है। इफ़ द पर्सन हैज़ दिस स्किल सेट, तो देखो मार्केट बहुत कॉम्पिटिटिव है, जॉब लगना डिफिकल्ट होने वाला है। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मुझे टैक्सेशन में जाना है, तो टैक्स कंप्लायंस का आपने काम किया है, बट सिर्फ रिटर्न फाइलिंग से कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ टैक्स ऑडिट से कुछ नहीं होने वाला। आपको क्या करना पड़ेगा, फिर बहुत ज़्यादा रीड करना पड़ेगा। आप अच्छे से टैक्सेशन पढ़ो, आपके पास टाइम है, आर्टिकल उससे इंटरव्यू से पहले अच्छे से टैक्सेशन पढ़ो। और देखो सबसे बड़ी चीज़ होती है ना कि अपने आप को सेल करो, सेल योर सेल्फ। अब सेल योर सेल्फ में आप, कुछ लोग सोचेंगे यार एक बार इंटरव्यू स्केड्यूल हो जाए फिर तो मैं बहुत कुछ कर दूंगा, है ना, ऐसे नहीं होता है। सेलिंग स्टार्ट्स विद रिज्यूम बिल्डिंग। अपना रिज्यूमे ऐसे बनाओ कि जो आपने करा है वो इतने अच्छे से हाईलाइट हो रहा हो, इतने अच्छे से हाईलाइट हो रहा हो कि मतलब सामने वाले को देख के जो आपने काम किया है वो एग्जैक्टली exactly उसको समझ आ जाए, जो आपने काम नहीं किया है ना, बट यू वर अराउंड दैट वर्क, कि आपका सीनियर कर रहा था पर आपको पता है कि वो काम हो रहा था, कैसे हो रहा था, एंड यू हैव प्लस यू हैव थियोरिटिकल नॉलेज उसके बारे में, तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ो एंड यूज इट इन योर सीवी। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ो ताकि उसके बाद ऐसा ना हो ना इंटरव्यू में जाके वो आपसे सवाल पूछ ले और आपको कुछ ना आए, तो आप उसके बारे में थोड़ी सी थ्योरेटिकल नॉलेज लो और आपको जवाब पता होने चाहिए। देखो एट द एंड ऑफ द डे वो आपको सीए फ्रेशर ही मानते हैं, ऐसा नहीं है कि वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ओहो ये तो बिल्कुल एकदम ऐसे आना चाहिए कि इसको सब आता हो। दे डोंट कंसिडर यू दैट। आप फ्रेशर हो, आपको फ्रेशर की तरह ट्रीट किया जाएगा, बट आपको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि आपको सबसे पहले अपने रिज्यूम बिल्डिंग पे वर्क करना है, आपको अपना रिज्यूमे सेल करना है। तो आपको जो आपने काम किया है, मैंने कुछ रिज्यूमेस देखे हैं, उन लोगों ने काम अच्छा किया होता है बट देयर रिज्यूमे डज नॉट रिफ्लेक्ट इट, कि उन्होंने कितना अच्छा काम किया है, उनके पास कितना अच्छा स्किल सेट है, कितना अच्छा एक्सपीरियंस है, दे कैन नॉट रिफ्लेक्टेड। तो उस काम का क्या फ़ायदा है। तो पहले तो ये अपना यहाँ पे ऐसे स्किल पे काम करो, जो काम नहीं किया उसके बारे में पता है उसको भी अपने रिज्यूमे में कहीं ना कहीं फिट करो। ट्राई टू शो ऑफ योर सेल्फ कि मुझे ये आता है एंड आई कैन, मुझे मैं ये कर सकता हूँ, जो आता है और कर सकता हूँ का कॉम्बिनेशन बनाओ। जब ये कर लो तो आपके पास कॉल्स आने स्टार्ट होंगे। देन बी कॉन्फिडेंट, अपनी स्पीकिंग स्किल्स पे काम करो, ठीक है, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करो, अपनी लैंग्वेज पे काम करो, इंग्लिश पे काम करो। ठीक है, आई हैव सीन पीपल जो इंग्लिश के बेसिस पे रिजेक्ट हुए हैं। ठीक है, दे कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, दे कैन नॉट कम्युनिकेट वेल। तो कम्युनिकेशन इज शुड बी योर सेकेंड थिंग जिस पे आप काम कर रहे हो। ठीक है, अभी ना 1 महीना चलेगा, ये प्रोसेस पूरा चल रहा है अभी, इट इज़ गोइंग ऑन। तो अभी आपके कैंपस से भी कॉल्स आने स्टार्ट होंगे, आपके कैंपस में भी शॉर्ट लिस्टिंग होनी स्टार्ट हो चुकी है शायद, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट। तो जब तक आप कैंपस प्लेसमेंट में इंटरव्यू के लिए बैठो,
ठीक है। तब तक आपको ना कुछ चीज़ों पे काम कर लेना है कि जिस फील्ड में जा रहे हो उसकी थ्योरेटिकल नॉलेज तो एटलीस्ट ऑब्टेन कर लो, जो भी आपका इंटरेस्ट एरिया है उसकी थ्योरेटिकल नॉलेज तो ऑब्टेन कर लो, थोड़ा इंटरनेट यूज़ करो, कुछ कोर्स कर सकते हो एडिशनली तो कर लो, आजकल इतने सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, इफ़ यू वांट टू डू एनीथिंग यू कैन डू, अगर आप विलिंग हो तो। फिर स्किल्स और नॉलेज, आपकी स्किल्स क्या हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं दैट उनका एक्सेल बहुत अच्छा होता है, शो इट ऑफ, क्योंकि ये एनालिसिस में काम आएगा। आप अगर किसी भी एनालिटिकल फील्ड में जा रहे हो, जैसे आई वुड से एवेलुएशंस में जा रहे हो, डिलीजेंस में जा रहे हो, एफडीडी में जा रहे हो, यहाँ पे एक्सेल इज अ मस्ट। आप इसको शो ऑफ करो, आप इसको और अपना रिफ्लेक्ट करो दैट आई कैन डू दिस। और देखो ये सैड फैक्ट है कि आपके अटेम्प्ट्स और रैंक मैटर करेंगे, कई जगह ऐसे आपको जॉब ओपनिंग्स मिलेंगे जहाँ पे आप अप्लाई ही नहीं कर पाओगे क्योंकि उनको चाहिए फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट वाला, है ना, आप अप्लाई ही करने के लिए एलिजिबल नहीं हो, या उनको सिर्फ रैंकर्स चाहिए। तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करो एंड मूव ऑन, यू विल फाइंड योर डोमेन्स, यू विल फाइंड योर रोल्स। और ऐसा नहीं है कि जैसे बहुत ज़्यादा ऐसा आप जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देखते हो कि जैसे कोई नीश रोल है, मान लो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का कोई रोल है, और उसमें आपको ज़्यादातर क्या दिखेगा कि हमें तो सीए रैंकर्स या टॉप टियर एमबीए कॉलेज वाले चाहिए। ऐसा नहीं है, आपको आईबी में कुछ बुटीक फर्म्स हैं, उनको सर्च करो। अगर आपको इस तरीके के रोल्स में जाना है, बुटीक फर्म्स को सर्च करो, वहाँ अप्लाई करो, ठीक है। ये आपको ईज़िली यहाँ का एक्सेस आपको ईज़िली मिल जाएगा, यहाँ एक्सपीरियंस गेन करो, अच्छा स्किल सेट गेन करो, एंड देन मूव ऑन टू द टॉप फर्म्स, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज़ इट फॉर द वीडियो वैसे, बट अगर आपको इससे रिलेटेड और भी कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। Thank you so much for watching the video, and if this video has helped you, please help us back by like and subscribe.